बातें तो बहुत सारी करनी है मुझे, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है बातें करने के लिए। फ़ोन करने जाऊँ तो बहुत सारे दोस्त भी हैं बातें करने के लिए मेरे पास, जो मुझे बोलते भी हैं कि तू साले फ़ोन क्यों नहीं करता मुझे, हम हैं ना तेरे लिए, तू बात क्या कर हमसे। 2-3 दोस्त भी हैं मेरे ऐसे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, कुछ कॉलेज से, कुछ स्कूल से मेरे साथ में हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी हैं मेरे पास, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। इतना हक बनता है मेरा उन पे, उतना हक उनका भी बनता है मेरे ऊपर। है मेरे पास लोग, बट पता नहीं क्या नेचर है मेरा, या फिर क्या इमोशंस हैं मेरे, आई डोंट नो। मैं खुद को ही नहीं पहचानता हूँ अभी तक। मैं खुद से चीज़ें शेयर नहीं करता, लोगों से क्या करूँगा। बहुत डीप बात है कि एक्चुअली मैं खुद से भी चीज़ें शेयर नहीं करता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लोगों के लाइफ के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ, काफ़ी लोगों के लाइफ में। ठीक है, 21 दिसंबर 2002 मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम कोविद चौहान है। ठीक है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ इसके बारे में आते हैं धीरे धीरे। शुरुआत से ही 1-2-3 साल जब थे मेरे जीवन के, 1-2 साल 3 साल मेरे स्टार्टिंग लाइफ के अंदर, तो मेरे मम्मी पापा मुझे बताते कि मैं बहुत बीमार रहता था। और उस टाइम पापा की इतनी अच्छी खासी जॉब नहीं थी, मम्मी बस अरेंज मैरिज थी उनकी, दूल्हा देखा भी नहीं था उन लोग, उनकी शादी हो गई थी। शादी के कुछ महीनों बाद, कुछ एक आध साल बाद आई थिंक मेरा जन्म हुआ था। बात ये आती है कि जब मेरा जन्म हुआ, मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, तभी मैं बहुत बीमार पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा। तो घर वाले डर जाते थे कि क्या होगा, ये ज़िंदा भी रहेगा नहीं रहेगा। कुपोषित था मैं एक तरह से देखा, जब तक मैं 5-6 साल का हुआ तब तक ऐसे ही लगता था कि 2.5-3 साल का लड़का है। जब मैं 10 साल का हुआ लगता था 5 साल का लड़का है। तो कुपोषित था। अभी तो अच्छा खासा हेल्दी हो गया हूँ। इसकी भी एक कहानी है, वो भी बताऊँगा मैं आज इस वीडियो में। तो सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शुरुआत से पढ़ाई में मैं होशियार था, और यूँ कह लो कि होशियार नहीं था, रट्टेबाज था। मुझे पता था नंबर कैसे लेके आना है, तो मैं उसी पे फोकस करता था। मुझे कभी इंटरेस्ट किसी बच्चे को नहीं होता पढ़ाई के अंदर। अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि किसी पर्सन को भी इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई के अंदर। जो टॉपर भी है ना, वो भी सिर्फ रट्टे मार रहा है। कोई लाखों में एक बच्चा होता है जिसको सब समझ में आता है, और वो एक्चुअली जो पढ़ाई करी है उसका यूज़ करके कुछ साइंस में या फिर कुछ ऐसा इजाद करता है या लोगों की हेल्प करता है। मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ। लोग घृणा मेरी उन्हीं बच्चों के अंदर करेंगे क्योंकि मेरे पास नंबर्स थे। वो नंबर सिर्फ दिखावे के आते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है मेरे खुद के बारे में। ठीक है, तो थ्रू आउट द लाइफ मेरी फैमिली कंडीशंस भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। घर के अंदर के कलेश काफ़ी रहते थे। मेरे दादा और दादी एक तरफ, उनके भी परदादा परदादी जो थे उन्होंने भी दादा दादी को ढंग से ट्रीट नहीं किया। दादा दादी और मेरे पापा मम्मी के बीच में थोड़ी अनबन रहती थी, तो हम लोग किराए के घरों में रहते थे। जबकि खुद का घर था, फिर भी हम किराए के घरों पे रहते थे। और ऑल्दो ये चीज़ें कभी बॉदर नहीं करी मुझे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी ब्रेवली और काफ़ी मेहनत करके हम मुझे एक ऐसी लाइफ दी है कि मुझे कभी भनक तक नहीं लगने दी कि हम गरीब हैं या फिर हम मिडिल क्लास हैं। सारी सुविधाएं दी मुझे, सारी की सारी सुविधाएं, और उस सुविधाओं का मैंने कई बार सदुपयोग किया है, कई एक आध बार शायद दुरुपयोग किया होगा मैंने। वो बच्चों की तरह वही नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। कभी ऐसे बंक मार ली कर ली, बट स्कूल कभी बंक नहीं मारी मैंने। ट्यूशन्स बंक मारता था कभी कभार, बट बुरी आदतें मेरी कोई नहीं आ रही। और उन सुविधाओं का लाभ भी हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट साबित हुआ मेरी लाइफ के अंदर, और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें की मैंने। ईगोइस्टिक इश्यूज हमेशा से मेरे रहे बहुत ज़्यादा। एक बार मुझे याद है कि 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे हम। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था तब तक, अबव एवरेज, नॉट एवरेज। एवरेज हम मानते हैं चलो 50% या 60% नंबर, बच्चे जो नंबर लेके आते हैं उनको हम एवरेज मानेंगे। बिलो एवरेज यानी कि जो जस्ट पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं,
और अबव एवरेज यानी कि 70-80 की लाइन में आ जाते हैं, और 80 से ऊपर वाले हम बच्चे को इंटेलिजेंट मानते हैं। मेरे टाइम में तो यही था, अभी स्टैटिस्टिक्स क्या है पता नहीं मुझे। तो मैं जस्ट अबव एवरेज पर्सन था, 60%, 65%, 70% इतने नंबर आगे कर लिए, बस इससे ज़्यादा आते नहीं थे, सीधी सी बात। और वो भी जी तोड़ मेहनत करने के बाद में इतने नंबर आते थे मेरे। तो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, और हमारे एक टीचर थे मैथ्स के, धर्मेंद्र सर, हम उनको धमसा धमसा बुलाते थे। तो उनके ट्यूशन घर जाता था मैं, घर पे ऐसा। उनका जो खुद का लड़का था वो भी हमारे बैच में ही पढ़ता था, हमारे साथ ही पढ़ता था, हमारे बैच का ही था। तो ऐसे क्लास के अंदर लंबा सा कमरा होता था, 55 एक बच्चे भरे, 50 आराम से, 40-50 बच्चे आराम से उसमें भरे रहते थे। एक शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सर को ये लगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे बैठ के बस बातें करता रहता हूँ। मैं थोड़ा सा लेट आता था, या फिर मुझे पीछे बैठना शायद अच्छा लगता था, मेरे को किसी से बातें करना पसंद ही नहीं था। ऑल्दो मेरे दोस्त भी थे, उस टाइम भी मेरे दोस्त थे, मैं यूँ बातें करता था, बक 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 करता ही रहता था। अभी भी मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ। तो मुझे बोलना तो बहुत पसंद है, लेकिन शायद लोगों को सुनना वो पसंद नहीं। ओपिनियंस मैटर करते हैं, या मुझे वो पसंद नहीं कि लोग मुझे सुने, फिर भी मैं बक बक करता हूँ। मैं ड्यूअल पर्सनैलिटी है, कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे खुद अभी तक फिगर आउट करना है ये चीज़, मैं क्या हूँ। तो सर ने मुझे उठाया, बोला कि तू हरामखोर है, हराम का पैसा खा रहा है। हरामखोर कैसे, मतलब कि तू तेरे बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, या हरामखोरी करने आता है, यहाँ पे बातें करने आता है, पढ़ाई से तेरा कोई रिश्ता विश्ता है नहीं वगैरह, तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ के अंदर। ऐसा बहुत ऐसी चीज़ें बोली थी जो मुझे काफ़ी हर्ट करी थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला था यार सर को तो मैं दिखाऊंगा, अब मैं बातें भी करूँगा और सर को तो मैं दिखाऊंगा प्रूफ करके, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने पिछले 10-15 सालों के पेपर्स निकाले बोर्ड्स की, सब प्रैक्टिस कर डाले। 10-15 सालों के मैंने मॉडल पेपर्स निकाले, जो 10-10 मॉडल पेपर सरकार देती थी, वो भी सब सॉल्व कर डाले। मैंने पूरी बुक 10 बार सॉल्व कर डाली। मेरे पास अचीवमेंट्स के लिए एक अलमारी में 10-15 बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स भरे पड़े हैं, जिसके अंदर मैंने खूब मेहनत करी, और मेहनत रंग भी लाई थी। मेरे 100 में से 100 आए थे, अखबार में फ़ोटो आई थी। हाँ, और कि बच्चा 100 में 100। हम उस स्कूल के अंदर, उस बैच के अंदर सारे सेक्शंस मिला के हम 6 बच्चे थे हमारे स्कूल में, जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए थे मैथमेटिक्स में बोर्ड्स के अंदर। तो काफ़ी वाहवाही होती है उस टाइम। और एज़ ऑलवेज अगर ट्यूशन टीचर है तो वो भी अपनी क्रेडिट लेंगे, सीधी सी बात है। और मैं उनको कहीं ना कहीं थैंक यू भी बोलता हूँ कि अगर वो कभी मेरा ईगो हर्ट नहीं करते वो चीज़ वाला, तो कभी मुझे मेरे पोटेंशियल के बारे में नहीं पता चलता, या फिर मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मैं उन्हें ऐसा बोल रहा हूँ। हो सकता है कि भाई मेरी मेहनत है, मैं क्यों बोलूँ उनको ऐसा, मैंने मेहनत करी है, वो क्यों क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा भी सोचा था मैंने। तो मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। तो घर वालों को लगा कि इसके 100 में 100 आए मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर भी डिस्टिंक्शन लगा है, तो इसको साइंस मैथ्स दिलानी चाहिए। मेरे पिताजी जो थे वो साइंस भाइयों के स्टूडेंट रह चुके हैं, ऐसा मैथ्स उनके बस का नहीं था। और मेरी माता जी जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आर्ट्स स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ऐसे रह चुके हैं। साइंस मैथ्स का किसी का ऐसा खास बैकग्राउंड था नहीं। मैथ्स मेरे मामा जी को आती, मामा जी मेरे हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं जोधपुर के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ा लेते हैं, कोचिंग्स भी उनकी, तो वो अलग सिनेरियो है उनका। तो हमने साइंस मैथ्स ले ली। 11th के अंदर जब हमने पहला फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिया तो पता चला भाई फिजिक्स में तो डब्बे घोले हमारे, ऐसा है वैसा है। फिर भी हमने जी तोड़ लगा के मेहनत करके 11th तो जस्ट पास कर ली हमने मज़े मज़े के अंदर। फिर आई थी हमारी 12th के अंदर क्या हुआ, फिर से फिजिक्स के टीचर थे JK वैष्णव जी। उनसे मेरी छोटी मोटी बात पे कुछ ऐसी हुई थी कि सर मैं नंबर लेके आऊँगा, आप देख लेना, चैलेंज कर रहे हो आप मेरे को, ऐसा। इतना सीरियसली नहीं लिया था मैंने वो चैलेंज, ठीक है। फिर भी मेरे 80% समथिंग नंबर आ गए थे 12th के अंदर। अब घर वाले बोले कि 80% आए तो नंबर तू JEE देगा, कोई सेंस ही नहीं इस बात का। 80% वाले का नहीं होता है JEE के अंदर। फिर भी मैंने JEE की तैयारी करी। मैंने 3 बार JEE का एग्ज़ाम दिया। जब मैंने बिना तैयारी के दिया तब मेरे परसेंटाइल ज़्यादा आए थे। फिर 2 बार जितनी बार मैंने तैयारी करी उतनी बार परसेंटाइल कम होते गए तो बढ़ ही नहीं देते नंबर। अब शायद हो सकता है मैं ऑनेस्टली पढ़ाई भी नहीं कर रहा था इतनी, बट कुछ चीज़ें आपको ग्रो ही करती है लाइफ के अंदर। तो मुझे भी कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी ग्रो हुई मेरी अच्छी।
और मेरे ही जोधपुर शहर से हूँ मैं, तो मेरे जोधपुर शहर के अंदर ही एक MBM यूनिवर्सिटी है, जो पहले कॉलेज थे इंजीनियरिंग, अब वो खुद एक यूनिवर्सिटी है। पहले JNVU के अंदर वो आती थी, तो उसके अंदर मेरा एडमिशन हुआ स्पॉट राउंड के अंदर, और मेरी ब्रांच थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इसका भी एक किस्सा है कि बाहर में बहुत दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि पचपदरा के अंदर बहुत सारी रिफाइनरीज खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियर्स लगेंगे, ओए पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स लगेंगे वगैरह वगैरह। बट एक टर्म डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, उधर लग रहा है पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंजीनियर्स, और मैंने करी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जो कि हल्का सा नाम में डिफरेंस है, बट काफ़ी ज़्यादा फील्ड चेंज हो जाती है। हमारा काम क्रूड एक्सट्रैक्शन का था, जो कि ऐसा होता नहीं। फिर एज़ यूजुअल इंजीनियरिंग का था, तो मैंने कॉलेज में नई नई चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो मैंने थिएटर क्लब ज्वाइन किया, जो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उसने मेरे को बोलना सिखाया अच्छे से, कैसे बोल सकते हैं हम। मेरा कॉन्फिडेंस जगाया, मेरे को स्टेज फियर दूर किया थोड़ा सा। मेरा जो इन्फ्लुएंसर बनने का भी जो भूत है, वो भी थिएटर की वजह से आया है। जो मैं कॉन्फिडेंस है मेरा पूरा, उसकी वजह से। मैंने सरगम क्लब भी ज्वाइन किया था कुछ टाइम के लिए। मैंने कलाकृति, एक स्केच वाला क्लब है, वो भी ज्वाइन किया था। मैंने चेस क्लब भी ज्वाइन किया था। मैंने काफ़ी सारे क्लब ज्वाइन किए थे, काफ़ी सारे, क्योंकि मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता, हर चीज़ में बेस्ट बनना चाहता था ऐसा। फिर मैंने, हमारे जैसे कि पेट्रोलियम था, तो ज़्यादा टीचर्स थे नहीं हमारे। जो टीचर्स थे वो भी दूसरे सब्जेक्ट्स के हमको पढ़ाते थे। जैसे पेट्रोलियम के अंदर एक सब्जेक्ट सिविल का आ गया, तो सिविल के हमारे MTech करे हुए टीचर हमको आके पढ़ा देते थे। और मैंने देहरादून से एक कोर्स ले रखा था ऑनलाइन, वहाँ से मैं पढ़ के सबको नोट्स बांटता था। मैं पढ़ाई में ऐसे होशियार था, आता मुझे कुछ नहीं था, बस मेरे को ये प्रिविलेज था कि मैंने बाहर से कोर्स ले रखा है, तो मेरे को लगता था कि मैं MBM में सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, जबकि मैं ऐसा था नहीं। गेट मैंने दिया, गेट में एक फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ हुआ नहीं, सेकंड में कुछ हुआ नहीं, थर्ड अटैम्प्ट में मेरी रैंक भी आई थी, क्लियर भी हुआ था, बट कोई मायने नहीं रखा वो, क्योंकि मुझे पेट्रोलियम में कोई फ्यूचर इतना दिखा नहीं मुझे MTech करने का, क्योंकि MTech से कुछ नहीं हो रहा। जॉब वो वहीं उसी कंपनी में लग रही है, उसी पोस्ट पे जो BTech वाले की लग रही है। हो सकता है MTech वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस है, बट मैंने जितनी देखी जॉब BTech वालों की लग रही थी। ONGC की सीट्स निकली 3, जिसमें से एक महिला ले गई, एक विकलांग ले गया, और एक SC/ST ले गया। तो आप अगर टॉप 30 में भी आ जाओगे ना, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे में, इतना कंपटीशन था। तो हमने वो चीज़ ड्रॉप आउट कर दी, डिप्रेशन फर्स्ट टाइम। उसके बाद करियर में काफ़ी सीधी सी बात है, अगर कुछ भी नहीं बचा है तो अब क्या करें। फिर उसके बाद पापा ने कहा कि अब बैंक की तैयारी करो तुम, क्योंकि तुम इंजीनियर हो, तुमने इतनी पढ़ाई करी है, तो तुम्हारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छी होगी, तुम्हारी रीजनिंग अच्छी होगी, तो तुम बैंक की तैयारी करो। अब देखो, लोगों के बोलने का तरीका और सिलेबस में रात दिन का फ़र्क होता है यार। अगर मैं इंजीनियरिंग की एप्टीट्यूड देखूं और बैंक के एग्ज़ाम की एप्टीट्यूड देखूं, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। हो सकता है ये बहुत कंपैरेटिवली ईजी हो, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, बट अगर मैंने 4 साल टेक्निकल चीज़ पढ़ी है, तो मुझे ये ईजी चीज़ हार्ड लगेगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ की तैयारी करी है। सीधी सी बात है, मैंने इसकी तैयारी करी, 6-7 महीने इसकी तैयारी करी, 10 साल भर इसकी तैयारी करी मैंने, एक तरह से देखा जाए तो। उसके अंदर मैंने 4-5 अटैम्प्ट्स दिए। एक बार अटैम्प्ट दे के गुजरात से मैं वापस आ रहा था, तो मेरे रैपिडो पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहीं गुजरात में, जिस वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था ऐसा। हमारे कॉलेज के थिएटर क्लब के एक सीनियर थे, विनीत मुंदरा जी करके, उनकी कंपनी थी मार्केट बेंचर्स, जोधपुर के अंदर ही। वो मार्केटिंग एजेंसी का काम करते थे, तो वो शूट करना, फिर एडिट करना, मार्केटिंग करना, ये सब उनका काम रहता था। मुझे इतना पता नहीं था उनके बारे में इतना पहले। और कॉलेज टाइम के अंदर भी एक बार उन्होंने हेल्प मांगी थी थिएटर क्लब से, तो हमने जाके उनकी हेल्प करी थी। एज ए मैं एक्टर गया था उनके वहाँ पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा पैर फ्रैक्चर था, मैं बेड रेस्ट पे था, तो उनका मुझे फ़ोन आया था कि हमको एक्चुअली एक शूट के लिए बंदा चाहिए, हम फुल टाइम देख रहे हैं। और उस टाइम अच्छी खासी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, 16,000 समथिंग की। उन्होंने बोला कि हम तुझे 16,000 रुपये समथिंग मंथली दे सकते हैं उस टाइम। उनका यार ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरा पैर फ्रैक्चर है, तो मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, तो मुझे मना करना पड़ा। फिर जब मैं गया, पैर फ्रैक्चर होने के बाद मैं सीधा वहीं गया कि सर आप ही बताओ मुझे अब क्या करना है। तो अब उन्होंने कहा बस तो शूट के लिए भी है। उनका आपको एडिटर चाहिए कि नहीं, हमारे पास तो एडिटर भी है। आपको क्या चाहिए? कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे ऐसे ही रख लो महीना भर,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कोई पैसे नहीं चाहिए, बट मैं काम सीखना चाहता हूँ कि ठीक है आजा सीख ले। मैं वहाँ गया, महीने भर रहना, ईमानदारी से उनको फॉलो किया, जहाँ जहाँ वो जाते थे मैं वहाँ जाता था। भले वो क्लाइंट डील्स में जा रहे हो, क्लाइंट शूट्स में जा रहे हो, कोई इवेंट में जा रहे हो, सब जगह गया मैं। एक्सपोजर मिला मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली मुझे एक्चुअली, और उनका मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज वीडियो के बारे में मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है, कितनी फ्रेम होनी चाहिए, कैसे लाइटिंग आनी चाहिए, कैसे बैकग्राउंड सेपरेट होना चाहिए। मैं उनके साथ था तब मैंने खुद को काफ़ी ग्रो किया, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट पे भी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि मैं कभी, वो मुझे एज ए एम्प्लॉय कभी ट्रीट ही नहीं करते थे, ऐसा छोटा भाई है मेरा या मेरा जूनियर है, ऐसे ही ट्रीट करते थे। एक कॉलेज के अंदर एक सीनियर होते हैं आपके जो आपको छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं, और मुझे भगवान की कृपा से सारे सीनियर ऐसे ही मिले, जिसमें से एक सीनियर बहुत प्यारे हमारे विनीत मुंद्रा जी हैं। सो थैंक यू विनीत बॉस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सच्ची में आप मेरी लाइफ के अंदर आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक लाइफ की पूरी एक फेज़ का। अब सिचुएशन क्या है कि मैं ऑब्वियसली वो जॉब छोड़ चुका हूँ कुछ रीजंस की वजह से, मुझे भी ग्रो करना है, उनको भी ग्रो करना है, और मेरी उस एनवायरनमेंट में बात बन नहीं रही थी। विनीत बॉस से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो आज भी बहुत बेस्ट आदमी, मैं आज भी उनके लिए काम करता हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे ये चीज़ें दूर होना पड़ा मुझे। अब सिचुएशन ये है ना कि मैं घर में हूँ, मेरी मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है, मेरी दादी जी रहते हैं, बट मेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन कभी होती नहीं जो इतनी देर मेरे को बैठ के सुन सके। हार्ट टू हार्ट जो कॉन्वर्जेसन मुझे करनी है वो कभी होती ही नहीं है। जैसे मैं अब कैमरे के सामने कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है ये वीडियो, बट मैं बोले जा रहा हूँ, ये कॉन्वर्जेसन मैं इनके साथ में कर ही नहीं सकता। बापू के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पापा के साथ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है बात करना, क्योंकि उनका अलग पर्सपेक्टिव है जीवन का, मेरा बहुत ज़्यादा अलग पर्सपेक्टिव है जीवन का। कभी कभार मैच भी करता है ना, तो पता नहीं मेरी क्या थ्योरी है दिमाग की कि नहीं मुझे इनके तो ऑपोजिट ही सोचना है। जैसे आजकल, पहले पापा क्या बोलते थे, तुम तो जानबूझ के हम जो बोलेंगे उसका उल्टा करना चाहते हो, और हम बोलते थे कि नहीं यार हम ये नहीं चाहते, उल्टा करना नहीं चाहते, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली यही हो रहा है मेरे साथ। अब पापा मुझे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब, पापा ने बहुत रिट लगाई थी, और मैं भी लाइक गवर्नमेंट जॉब तो अब करनी ही नहीं है मुझे। क्योंकि मैंने इतने फेलियर्स देख लिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर, मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं इतनी पढ़ाई आगे जाके कर पाऊंगा। अब लोगों को ये दिख रहा है कि एमबीएम के अंदर मैं टॉप 10 के अंदर स्टूडेंट्स में था जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, टॉप 5 में था, आई थिंक टॉप 5 में था, अच्छे खासे परसेंटाइल, अच्छे खासे CGPA से मेरी, क्योंकि मैंने वाइवा के अंदर, टेस्ट पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल किया था, बिना चीटिंग के, ठीक है, बिना चीटिंग के पढ़ाई करके। बट अब यही है कि लोगों को लगता है इंटेलिजेंट है, बट हम हैं नहीं ना इंटेलिजेंट। हमें अंदर से पता है कि हमने कैसे वो नंबर्स लेके आए हैं, हमें अंदर से पता है कि भाई हम रट्टू होते हैं, भाई हम रट लेते हैं, पेपर भरना आता है हमको, एक स्किल है मेरी अच्छे से एलेबोरेट करके लिखने की, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब अभी स्टेट ऐसी है ना कि अगर मैं ये वीडियो भी डाल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा करेज इकट्ठा करके, मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरे को कि मैंने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। क्योंकि लाइफ से वो एक एक्साइटमेंट है ना, पता नहीं क्यों जाती हुई दिख रही है मुझे। मेरे एम्बिशंस है ना बहुत सारे एम्बिशंस है मेरे, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस है मेरे, ठीक है। मंथली इनकम मेरी होगी भी नहीं 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, मैक्सिमम 40 हज़ार, बट वो और आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं मिल रहा है। 40-50 हज़ार रुपये या फिर 30 हज़ार रुपये, मैं एवरेज मान के चलो, मेरी तनख्वाह अगर 15 हज़ार है तो काफ़ी जनों को नहीं मिल रहा है। बट जो अब लोगों ने एक बार सेट कर दिया है मेरा, ये तो इंटेलिजेंट आदमी था, गेट दिया था इसने, पेट्रोलियम का टॉपर था ये। एक पेट्रोलियम इंजीनियर की एवरेज सैलरी 20 लाख, 16 लाख ऐसी होती है, 17 लाख ऐसी होती है साल की। मैं 15 हज़ार रुपये महीना कमा रहा, 4 लाख भी नहीं हुए साल के। तो ये चीज़ है यार, कहीं ना कहीं खुद को एक अंडर वैल्यू महसूस करता हूँ। कभी कभार फिर ऐसा होता है कि अब फ्रीलांस वर्ल्ड के अंदर हूँ मैं फ्रीलांस ही काम करता हूँ, फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ मैं। खुद की वीडियोस पे कभी मैं मेहनत ही नहीं करता, पता नहीं होती ही नहीं है मेहनत,
श्राप है, कर्स है, क्या चीज़ है, मुझे खुद को नहीं पता। खुद की वीडियोस एडिट नहीं होती मुझसे। बट ना कहीं मैं लोगों के अंदर खुद को ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे साथ काम करता ना तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, अगर मैं मिल गया तो। क्योंकि मुझे वो एटीट्यूड चाहिए कि यार मुझे तुमसे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम बोलो, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहता हूँ। मुझे आज भी अगर कोई बोले ना कि यार साथ मिलकर कुछ बनाते हैं, मैं उससे 1 रुपया नहीं लूँगा, बट मुझे वो साथ मिलके बनाने वाली फीलिंग चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मुझे चेहरा दिखाना है, मुझे स्क्रिप्ट में हेल्प करनी है, मुझे शूट्स में हेल्प करनी है, मुझे वॉइस में हेल्प करनी है, मुझे आइडिएशन में हेल्प करनी है, मुझे हर चीज़ में हेल्प करनी है। और एज ए नॉर्मल दिमाग मेरा अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से अच्छी खासी सेंस है मेरे अंदर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, खुलेआम बोल सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी छोटी चीज़ों की सेंस नहीं होती, थोड़ी छोटी चीज़ों की सेंस होती है, दुनियादारी की नहीं होती, वो ये वो। मेरे में भी बहुत सारी कमी है, मुझे रिश्ते समझ में नहीं आते, है ना। माँ के साथ कैसा, पापा के साथ कैसा, है ना, गर्लफ्रेंड के साथ कैसा होना चाहिए, लव पार्टनर कैसा होना चाहिए, भाई के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, मैं फॉर ग्रांटेड करता हूँ हर चीज़ को। मेरा भाई है, वो चिल्लाता है मुझ पर, मुझे डांटता है। अब एक मन को तो ये करता, बहन के लोड़े तेरी क्या औकात है मेरे सामने, बड़ा हूँ मैं तेरे से। और एक कैरेक्टर है मेरा, वो बोलता है कि क्या कर सकता, अब यही है जीवन जो है, यही कमाया है आपने, यही मिलेगा आपको। जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जो मैं ये सब डिजर्व करता हूँ, या ऐसा मुझे लगता है। मैं अभी तो खुद को फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं भटकावा हूँ कि नहीं हूँ। बट मुझे कोई ज्ञान देता है ना तो मुझे वो भी पसंद नहीं आता, क्योंकि एक इंसान होता है जो ज्ञान देता है, जो एक्चुअली केयर करता है आपकी, है ना। मुझे लगता है कि मतलब हाँ, जैसे विनीत बॉस थे ना, मुझे कभी समझाते थे ना तो वो भी खुद का मतलब कभी नहीं देखते थे। बट मेरे खुद के पेरेंट्स है ना, वो खुद का मतलब देखते हैं, मुझे सिखाते हो। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ मैं, बट मेरे पापा मुझे इसलिए समझाते करते हैं कि उनको वो प्रूफ करना है जो वो कभी प्रूफ नहीं कर पाए समाज को मेरे थ्रू, जो उनका हक बनता है। ये मेरा भी सपना होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ वो चीज़। बट जब वो मुझे कुछ समझाते हैं करते हैं तो मुझे एक उनका निजी रीज़न लगता है ऐसा। लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुद का निजी रीज़न नहीं हो उनके पास, फिर भी वो आपसे बात करते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रीशियस होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनकी बहुत वैल्यू करो भाई, बहुत ज़रूरी है वैल्यू करना उनकी। मेरे दोस्त है यार, अभिषेक पुरोहित, लक्षित ताहिलानी मेरा बचपन से दोस्त है, स्कूल टाइम से। अभिषेक पुरोहित मेरे को कॉलेज में मिला था, उसकी भी एक कहानी है। हाँ, कोई कवि सम्मेलन हो रहा था हमारे कॉलेज के अंदर और मेरी गाड़ी का बाहर लॉक टूट गया था। कोई सीनियर लेके जा रही थी और मेरा लॉक तोड़ दिया था उन्होंने। अब मैं परेशान था, उस टाइम शायद रमज़ान वगैरह चल रहे थे तो सारी दुकानें वगैरह जल्दी बंद हो जाती थी और कारीगर भी थे नहीं थे, और लॉक कैसे सही करवाया। मेरे पास नया लॉक था, गाड़ी की डिक्की में ही था। अब वो जो अभिषेक था वो दूसरी ब्रांच का, जानते तो थे ही हम, फर्स्ट ईयर में कभी कभी साथ में ही थे, बट दूसरी ब्रांच का था वो, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का था। उसका कैंपस भी थोड़ा दूर था, सामने की साइड था हमारे कॉलेज के, हमारा एक कैंपस भी नहीं था। बट फिर भी उसने मेरी हेल्प करी, उस बंदे ने एंड तक रुका रहा मेरे साथ में। पता नहीं क्यों उस वजह से, या पता नहीं क्यों हमारी वाइब मैच हुई। वो मुझे कभी कभी ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं उसका छोटा भाई हूँ कई बार मुझे ऐसे ट्रीट करता है। लक्षित जो है वो बहन का लोड़ा है लक्षित जो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा स्कूल से मेरा फ्रेंड है, और भाई वो मस्त आदमी है, सही बताओ ना, मैं बहुत अच्छा आदमी है वो, दिल का बहुत साफ आदमी है। ठीक है, खुद का बिजनेस कर रहा है वो, उसने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई खुद के दम पे, बिना किसी घर वालों के सपोर्ट के, बिना किसी घर वालों ने बहुत ताने मारे जब वो स्टार्ट कर रहा था ना, बहुत ताने मारे कि तू ये कर ले वो कर ले। उसने सीए की तैयारी, सीएस की तैयारी, वो कॉमर्स का था, मैं साइंस में का था, फिर भी हमारे स्कूल से हम दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। उसने सीए करा, सीएस करा, बहुत कुछ करा उसने। फाइनली उसने सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके खुद की फैक्ट्री डाली, खुद के पैसों से, गवर्नमेंट से लोग अप्रूव करवा के खुद की पेपर कप एंड डिस्पोजल्स की फैक्ट्री डाली उसने। भाई बहुत मेहनत लगी उस बंदे, मैंने उसकी मेहनत देखी।
उसके घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया था उसको, फिर भी वो बंदा फ़ोन करता है मेरे को, ये शाम को फ्री है क्या, चलना है यार घूमने चलते हैं, और मैं मना कर देता हूँ गधों की तरह। कई बार मेरे पास फ्री टाइम भी होता है फिर भी मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी वो मेंटल स्टेट नहीं होती कि मैं जाके घूम पाऊँ, मज़े कर पाऊँ। मेरे को पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता पार्टीज़ में जाना, मज़े करना, मैं थक जाता हूँ। पार्टीज़ में जाके नाचना करना मेरे को एक टाइम पे अच्छा लगता था जब मैं कॉलेज में था, अब नहीं लगता अच्छा। मुझे स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है, तो मुझे क्या पता मेडिकल रीजंस की वजह से अच्छा नहीं लगता या फिर ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी ना लाइफ एक ऐसे मोड पर आकर रुकी हुई है मेरी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्लाइंट से बात हुई कि हम इतने रुपए में बात करेंगे, जब डिलीवरी के टाइम पैसे की बात आई तो पैसे नहीं दे रहा, उसका टेंशन। पैसे दे रहा है तो आधे पैसे दे रहा है, उसका टेंशन। जब डील इतने रेट पे डिसाइड हुई, वो इतने रेट पे दे रहा है तो उसकी टेंशन। चलो काम की टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए, काम तो भगवान की कृपा से और आ जाएगा, क्लाइंट और आ जाएंगे, ठीक है। एक मेरे को खुद के गोल्स, खुद के एम्बिशंस क्या है मेरे को, कि मेरे को बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, बहुत बड़ा फेमस पर्सनैलिटी बननी है, और खुद का पैसा कमाना है मेरे को, खुद का। लोगों को एंटरटेन करके मेरे को पैसा कमाना है, या फिर लोगों को कुछ एजुकेट, कुछ वैल्यू दे के मुझे पैसा कमाना है। मेरे को ऐसे नहीं करना कि मैंने ट्रेडिंग करवा दी तुमको, मैं कुछ कमीशन रख लूँगा, ये चीज़ें नहीं करनी मुझे। ना मुझे कोई इंस्टीट्यूट खोलना, ना मुझे कोई धंधे करने में कि तुमको प्रोडक्ट बेच दूँ, कर दूँ, ना 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 ना, ये सब नहीं करना मेरे को। क्योंकि एक्चुअली यूट्यूबर इसलिए बनना है कि मैं काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है। जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, ये मेरा कैमरा है, मैं पहली बार इतना लंबा कुछ शूट कर रहा हूँ इस पर। बाकी मेरे को कैमरा लिए हुए लगभग साल भर होने वाला है, साल भर से मेरे जूनियर्स इसे यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं, फोटोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं, उनके खुद के कोई क्लाइंट के शूट्स में उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, आज यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब सबके जागने का टाइम हो गया, रात भर से, मतलब रात की 1:30-2 बजे से सब सेटअप वेटअप कर रहा हूँ, लाइट वाइट लगा रहा हूँ बैठने की बात करने के लिए। अभी आज तो इतनी ही बात करनी है मुझे, बात करने जाऊँगा तो बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे पास, तो देश से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सब मेरे से रिलेटेड, अपनी दुनिया से, जीवन के आसपास से रिलेटेड। योगा जा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। घर वाले कह रहे हैं कि अब तेरा बैठने का पोस्चर थोड़ा ठीक हुआ है, तेरे खड़े रहने का पोस्चर थोड़ा ठीक हुआ है। मुझे अंदर से ना दुख होता है कि भाई लोग जज करते हैं मैं कैसे खड़ा हूँ, मैंने कभी किसी को जज नहीं किया भाई, ये देखिए कैसे खड़ा है, ये देख इसका पेट बाहर है, ये देख इसके ढूंढे बाहर है। मैंने कभी किसी लोगों को जज ही नहीं किया भाई। मुझे लोग करते मेरे को बुरा लगता है, सीधी सी बात है। फैट शेम भी करते हैं, कहीं जाता हूँ बोलते कि अरे तेरे चिन फैट बढ़ गया है, तेरे डबल चिन आ गई है, मोटा लग रहा है तू, मोटा। इतना नहीं हूँ मोटा भाई, फिट हूँ, खाते पीते करता हूँ, यो ओबेस नहीं हूँ मैं, टेंशन मत लो तुम। अब पता नहीं वीडियो का क्या सेंस है जो मैंने डाल रहा हूँ, ये मैं इसको एज इट इज अपलोड कर दूंगा, बिना कुछ काटे, बिना कुछ करे। देख लेना, तुमको देखना हो तो देख लेना। इसके छोटे छोटे पार्ट में इंस्टाग्राम से भी डाल दूंगा। अगर तुमको कुछ भी रिलेटेबल लगा है इस वीडियो के अंदर, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ ना, कुछ भी तुमको अगर रिलेटेबल लगा है, प्लीज़ मेरे को बताना क्या रिलेटेबल लगा तुमको, है ना। और अब तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसी बात अगर तुमको कुछ शेयर करनी है ना, तो कमेंट बॉक्स खुला है, मेरा डीएम खुला है तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ तुम लोगों की कहानी भी बाहर पहुँचे, मैं चाहता हूँ मैं तुम लोगों की कहानी सुनूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई सुने, ठीक है। हम सब कहते हैं कि एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है ना। मैं भी चाहता हूँ लोग मुझे सुने, आजू बाजू वाला नहीं सुने तो क्या हुआ, मैं ऑनलाइन इंटरनेट को बोल दूंगा कि मुझे सुनने के लिए। हो सकता है ट्रोल हो सकता है काफ़ी लोग मुझे ट्रोल करें, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा सब कुछ कहने की ताकि लोग सुने, और लोगों की सुनने की ताकि मैं उनकी ज़ुबानी बोल सकूं, उनकी कहानी बोल सकूं, सब कुछ बता सकूं। उनकी भी प्रॉब्लम्स यार, उनको वो भी चाहते हैं सुनना लोगों को, वो भी चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, तो मैं ये चीज़ डालूँगा।
कोई स्क्रिप्ट विप्ट लेके नहीं बैठा था ये वीडियो बनाने के लिए। मैं सो ही नहीं पाया, मैं लास्ट 3-4 दिन से एक झपकी नहीं ले पाया हूँ। मैं दिन में मुझे नींद आती 1-आध घंटा 1.5 घंटा, दिन में जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है 10 बजे 11 बजे, जब ऑफिस जाने का टाइम होता है ना, उस टाइम मुझे नींद आती है। इसलिए मैंने ऑफिस मेनली ये भी इसलिए भी छोड़ा क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, रात भर पता नहीं क्यों नहीं आती मुझे। डॉक्टर्स बोलते हैं इंसोमिया है, बट वो क्या है क्यों है आई डोंट नो। बस इतना ही वीडियो है क्योंकि कैमरे की बैटरी ख़त्म हो रही है तो और नहीं तो बोलने को तो मैं आधा घंटा और बोल लूँगा, आधा घंटा हुआ है बस। ठीक है यार, इतना ही आज के लिए। बाकी तो अगर यूट्यूब पे वगैरह देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, और अगर इंस्टा पे कोई रील वील देख रहे हो तो शेयर कर लेना यार। मिलते हैं और बाय बाय।